हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ बेटा। आप सभी की हेल्प के लिए मैंने एक बुक बनाई है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑल इन वन बुक। एक किताब पूरी की पूरी एमएससी समाप्त, एक ही बुक में पूरी की पूरी एमएससी का सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है बेटा, मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि हमारे पास दो तरीके की होंगी, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा। जब हम उसका मतलब सॉलिड मेथड की बात करें या इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें तो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशन को फ्रीडोम हम कब कहेंगे। और उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं बेटा, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या थी? जनरल फॉर्म बेटा हमारी वी एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे मेरे पास बी और एक्स दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बी भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी। यहाँ पे कर्नल था जो कि फंक्शन है हमारे पास एक्स एंड टी का, और यहाँ पे यू ऑफ टी और डी टी। ये मेरे पास जनरल फॉर्म थी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की। ठीक है, अब देखो ये जो जनरल फॉर्म है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। पूरा मैंने यहाँ पे फॉर्म लिख दिया। अब देखो कैसे, ये मैंने जनरल फॉर्म वहां पे पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे सब चीजें आपको सेम मिलेगी सिर्फ यहाँ के अलावा, क्योंकि ऊपर वाले जो अपर लिमिट थी उसके लिए हमारे पास चॉइस थी कि ये मेरे पास कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, जब हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्रीडोम। अगर यहाँ पे वेरिएबल आता है तो उसको बोलते हैं वोल्टेरा। ठीक है, वोल्टेरा हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम फ्रीडोम का ही देखते हैं। ठीक है, जब मेरे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो है उसकी जनरल फॉर्म ये थी, अगर ये जनरल फॉर्म मेरे पास इस फॉर्म में आ जाए तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रीडोम क्यों कहते हैं? जब हमारे पास अपर लिमिट क्या हो जाए, सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, अब आप मैच कर सकते हो वी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। बात समझ आई? जनरल फॉर्म हमने लिखी। यहाँ पे अपर लिमिट के लिए हमारे पास दो चॉइस है, पहला कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। तो अगर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आ जाए तो हम इस लीनियर इंटीग्रल की इस फॉर्म को ही फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये चीज हमें पता है बेटा, यहाँ पे जो ए और बी है वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। मैंने अभी बोला ना, ये तो कांस्टेंट होता ही है। ऊपर के लिए दो चॉइस होती है, अगर ऊपर मेरे पास कांस्टेंट आ जाए तो इसको बोलते हैं फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो ए और बी मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट एफ एक्स हो गया और वी एक्स हो गया और के एक्स टी। ये मेरे पास देखो, ये चीज ध्यान रखना बेटा, के एक्स टी, एफ एक्स और वी ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या होगी, नॉन फंक्शन। इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और जो मेरे पास ये यू ऑफ एक्स है, यहाँ पे यू जो है मेरे पास मेन चीज, यू ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, अननोन फंक्शन। इसके बारे में हम नहीं जानते, मतलब इसको ही हमें डिटरमाइन करना है, अननोन फंक्शन। ठीक है, और लैम्डा जो है मेरे पास ये क्या है, नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। मैंने बताया था ये जीरो अगर हो गया, लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने जीरो कर दी तो बेटा ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो। और जब ये पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा तो ये काहे की इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन के लिए इंटीग्रल के साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा होना चाहिए। तो इंटीग्रल साइन भी गया और अननोन फंक्शन जो उसके अंदर बैठा है वो भी गया। ठीक है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू कभी भी जीरो हमारे पास नहीं होगी, वो क्या रहेगा, नॉन जीरो। और उसकी वैल्यू रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है,
इतना क्लियर। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम बोलेंगे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। थर्ड काइंड क्यों बोला, क्योंकि थर्ड काइंड में क्या होता है हमारे पास v ऑफ x इक्वल टू नॉन जीरो। ये नॉन जीरो, देखो जब मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड काइंड जब टाइप्स ऑफ इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात की थी, तो थर्ड काइंड में हमारे पास ये नॉन जीरो होता है। नॉन जीरो होता है तो इस जनरल फॉर्म को ही हम क्या बोलते थे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये क्या हो गया, नॉन जीरो। नॉन जीरो तो ये इक्वेशन पूरी की पूरी क्या होगी मेरे पास, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो आपको अब ये चीज पता चल गई होगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमें जनरल इक्वेशन ध्यान रखनी है। जनरल इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस होती है, एक कांस्टेंट की, दूसरा वेरिएबल की। अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आने के बाद हमारे पास जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म जो है वो ये बन जाती है, जहाँ पे हमारे पास ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और जो v ऑफ एक्स है, f ऑफ एक्स है और के एक्स टी है ये मेरे पास नॉन फंक्शन है, u ऑफ एक्स जो है अननोन फंक्शन है, और लैम्डा जो है मेरे पास वो नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है। तो इस टाइप की जो चीज इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। और थर्ड काइंड क्यों बोला, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन मतलब जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसमें यहाँ पे ऊपर अपर लिमिट क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ सम स्पेशल केसेस आर फॉलोइंग, यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस मैंने थोड़ा सा डायग्राम में डिफाइन किया है, इसको देखते हैं। स्पेशल केसेस ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो स्पेशल केसेस में अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, मेरे पास वहां पे v ऑफ एक्स नॉन जीरो है, मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, थर्ड काइंड का हो गया। ठीक है, तो हमने जब लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप पढ़े थे तो उसमें हमारे पास फर्स्ट काइंड भी था, सेकंड काइंड भी था, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो जब थर्ड काइंड हो गया तो अब हम इसके स्पेशल केसेस में पहला क्या देखेंगे, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। और फर्स्ट काइंड का क्या मतलब होता है, जब v ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो, और सेकंड काइंड का क्या मतलब होता है, v ऑफ एक्स इक्वल टू वन। इतना क्लियर, ठीक है बेटा। अब थर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे है होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। तो होमोजीनियस पे जाने से पहले हम ये देखेंगे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन आएगी, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन जो यहाँ पे बन के आएगी, उसमें हमें होमोजीनियस ऐड कर दिया, मतलब उसमें हमें होमोजीनियस फाइंड करना है। तो होमोजीनियस हम उसको बोलेंगे जिसमें हमारे पास f ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन आएगी उसमें f ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो वो बन जाएगी होमोजीनियस। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना बेटा, जब हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड काइंड, ठीक है, वो होता है हमारे पास v ऑफ एक्स पे डिपेंड। जब हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो वो आएगा हमारे पास f ऑफ एक्स पर। क्लियर, अब देखो, अब देखो स्पेशल केसेस ही बताए थे, जिसमें सबसे पहला केस क्या है, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड का मतलब क्या है बेटा, ये मेरे पास v ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जीरो। तो जो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है यही तो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन की मुझे फर्स्ट काइंड फाइंड करनी है, तो जो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है इसमें इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दो। जब इसकी वैल्यू बेटा यहाँ मैं जीरो पुट करूंगी, ठीक है, ये जीरो पुट कर दिया, ये मेरे पास एज इट इज, यहाँ पे डी टी और सॉरी यू ऑफ टी और डी टी आएगा, यू ऑफ टी और डी टी। इतना क्लियर हुआ बेटा। देखो इसकी जगह मैंने जीरो पुट किया, ये एज इट इज है सब, लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो जीरो से इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो बेटा ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज मेरे पास
एज इट इज। यू ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये मेरे पास सब चीजें एज इट इज। अब इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, ठीक है, इक्वल टू 0। बात समझ आई? तो जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन थी, ठीक है, उसे हमें फर्स्ट काइंड में देखना था। फर्स्ट काइंड के लिए हमने इसको 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन रिड्यूस हुई है वो ये आई है, और इसी को हम बोलेंगे फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, इतना क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। सेकंड काइंड के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास अभी फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन है उसमें वी एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो मेरे पास फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, वी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा ए से बी के एक्स टी, जो कि कर्नल है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का, यू ऑफ टी, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डी टी। ठीक है, तो मेरे पास जो ये इक्वेशन आ गई, क्या है, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन जो है, इसमें मुझे सेकंड काइंड की फॉर्म लानी है। तो सेकंड काइंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी। अब 1 की इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आ जाएगा मेरे पास। तो देखो क्या यही फॉर्म है, यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको बोलेंगे हम फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक है, अब बात आती है होमोजीनियस की। होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। अभी मैंने फाइंड की है फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, तो इतना पोर्शन तो मैंने अभी फाइंड किया है, और उसके बाद मेरे पास आ गई ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें मुझे होमोजीनियस का और देखना, तो होमोजीनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन थर्ड है ये मेरे पास यहाँ तक का पोर्शन है, इसमें मैं अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास होमोजीनियस वाला पोर्शन आ जाएगा। तो मेरे पास जब यहाँ पे मैं पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा ये, यू ऑफ टी और डी टी। ठीक है, 0 में इसको ऐड करोगे यही आ जाएगा। तो देखो यू ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ए से बी के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो हमारे पास होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड यहाँ पे आ गई निकल के। ठीक है, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो आई होप आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रीडोम के लिए क्या होता है, जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की, उसकी जो अपर लिमिट होती है वहां पे कांस्टेंट आता है। उसके लिए 2 चॉइस है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अगर हम कांस्टेंट रख देते तो उसको फ्रीडोम बोलते हैं। ठीक है, फिर जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, उसके वो जो होगी वो थर्ड टाइप की होगी। कुछ स्पेशल टाइप में फर्स्ट काइंड हो गया, सेकंड काइंड हो गया, और सेकंड काइंड के साथ साथ होमोजीनियस वाले भी हमने दिखा दी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।